मुझे मारता है, पी के आता है और बेमतलब की जो चीजें नहीं करनी है वो भी करने को बोलता है। लड़की है और जा रही है, कहाँ से आ रही है, किसके साथ जा रही है, मैं मरते मरते बची और लास्ट में मेरे ऊपर केरोसिन ऑयल डाला गया। ससुराल में नहीं रहेगी वो चलेगा, मगर वो डिवोर्स फाइल नहीं कर सकती है, वो कोर्ट नहीं जा सकती है। सेकेंड मैरिज जब हमारी हुई है वो लव मैरिज हुई है। उसके जो फादर थे वो हमेशा ये धमकी देते थे कि जब कोर्ट आएगी उसी समय उसको मरवा देंगे। अगर आज वो जिंदा होते तो शायद वो अकेला इंसान था। ऐसा था कि मेरी माँ जो है खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि उनके जो भी बच्चे हो रहे हैं वो जरूर पढ़ाई करें। 7वां पास करते करते मेरे गांव के जितने लोग आते थे मेरे पिताजी के पास, वो मेरे, क्योंकि मैं लंबी थी बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी मैं लंबी हो गई थी और बहुत दुबली पतली थी तो लंबाई ज़्यादा लगता था। तो सभी लोग आके बोलते थे, अरे आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई और आप अभी तक उसकी शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो जो एक मेरे फादर के ऊपर प्रेशर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा था और वो हमेशा मेरी माँ को प्रेशराइज करते थे कि अब इसकी शादी कर देंगे। तो माँ भी बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो तो घरेलू महिला है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उनका तरजीह और भी बहुत कम था। तो वो बहुत कोशिश करके 7वां से लेके 10वां तक उन्होंने पढ़ाई कराई और पढ़ाई करते-करते में मेरी शादी तो पिताजी ने तय कर दिया। और जो शादी तय किया वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अनजाना, लेकिन एक रिलेशन में ही ऐसे ही लोग बताते हैं उसी हिसाब से शादी तय हुई और मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो घर वाले तो बड़ा खुश थे कि भाई ठीक है, लड़का देखने में गोरा चिट्ठा है और बीए ग्रेजुएट किया हुआ है और ये भी उम्मीद है कि उसका फादर तो एक अच्छे पद पे है, तो उसकी नौकरी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, लड़का भी नौकरी कर लेगा। अभी तो तिलक दहेज कम देना पड़ रहा है, लेकिन लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लेगी तो लड़का भी ज़्यादा बड़ा खोजना पड़ेगा और उसको तिलक दहेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वो अपनी हैसियत के हिसाब से उसी में उन्होंने मुझे निपटा दिया, उसको निपटाना ही कहेंगे। जो लड़का जिससे मेरी शादी हुई थी, वो वहाँ जाते-जाते पता चला मुझे 4 दिन के बाद ही कि वो लड़का काफ़ी ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद जब वो आता था वापस घर में मेरे साथ रहने, तो वो मतलब बात-बात पे एग्रेसिव हो जाता था और वो काफ़ी वायलेंट होके मारना-पीटना शुरू कर देता था। वो मुझे तो मारता ही था, लेकिन अपने घरवाले का भी नहीं सुनता था और घरवाले का कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था। तो ये जो सिस्टम चला तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं जितना दिन अपने मायके में रही, मुझे कोई मतलब आप ऐसा ही समझिए कि मुझे कोई छुआ भी नहीं था। कि कोई ऐसे नहीं छुआ था कि मैं कोई गलती नहीं करती थी, कोई गलती नहीं करती थी, ये भी मुझे मालूम था। पर मुझे मानते सब थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, ना घर वाले बल्कि जो मेरे मोहल्ले के लोग थे वो भी मुझे बहुत मानते थे। तो मुझे लगता था कि अच्छा, आखिर ये है कौन जो मुझे मार रहा है? मेरे दिमाग में इतनी बात हर हमेशा गूंजता रहता था कि ये व्यक्ति है कौन जो मुझे मार रहा है। और वो व्यक्ति जो मुझे जन्म दिया, वो तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया कि ऐसे लड़के से शादी कर दिया? मे बी मेरे पिताजी जानते नहीं होंगे कि ये लड़का ऐसा है और ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये बातें घूमने लगी और मुझे लगा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे पिताजी हैं। मुझे उस समय ऐसे लगता था अंदर से कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरे साथ ऐसी नौबत नहीं आती और ये अनजाना व्यक्ति जिसको मैं जानती तक नहीं, वो मुझे मारता है, पी के आता है और बेमतलब की जो चीजें नहीं करनी है वो भी करने को बोलता है और बाकी के घर के लोग कुछ नहीं करते। ये सिलसिला चलते चलते कई बार ऐसा हुआ कि मैं वापस, अब मेरे पिताजी लेके आते थे, फिर कुछ लोगों को बिठा के पंचायती होता था कि अच्छा अगली बार नहीं करेगा, अगली बार नहीं करेगा। ऐसे करते करते तो 2 साल बीते। जब लास्ट में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा-थोड़ा बोलना चाह रही थी और मैं कुछ काम ऐसे थे जो मुझे आते नहीं थे, नहीं कर पाती थी। तो उन लोगों ने वो लड़के के साथ-साथ उनके माता-पिता भी इन्वॉल्व हो गए पूरी तरीके से। और लास्ट में जिस दिन मेरे साथ जो बड़ी घटना घटी, वो ये कि मुझे पटना आना था क्योंकि मेरा रिज़ल्ट निकलने वाला था और मेरी एडमिशन होने वाली थी। तो वो लोग चाह रहे थे कि ये पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करना है और पटना मतलब मैके नहीं जाना है किसी भी हाल में। और इसकी जब मैं ज़िद की तो उन्होंने मेरे ऊपर पूरा का पूरा किरोसिन तेल डाल दिया और डालने के बाद जब हल्ला चिल्ला रही थी, वो सोच ही रहे होंगे कि शायद आग जलाएँगे, कुछ करेंगे, वो सोच ही रहे होंगे, तब तक में मेरे जो पड़ोसी जिन्होंने शादी कराई, उनके पास मेरी आवाज़ पहुँच गई, बिल्कुल पड़ोस, एकदम इमीडिएट बगल वाला उनका घर था।
वो जब हल्ला सुने तो दौड़े भागे आए, दरवाज़ा पीटा, दरवाज़ा खोला, वो मुझे देखे, मैं उनके साथ बहुत लिपट के रोने लगी। उसके बाद वो मुझे ले तुरंत मेरे फ़ादर को फ़ोन गया, तब तक पुलिस भी आ गई और मेरे फ़ादर फिर वहाँ से लेके चुपचाप कुछ नहीं बोले वो, सीधे पुलिस को लेके और मुझे वापस लेके आ गए। कहीं से उनको लगा कि उन्होंने कुछ गलती कर दी मेरे लिए, वहाँ उन्होंने ऐसा मुझे सपोर्ट किया और बोला कि अब चाहे जो भी हो, अब ये वापस नहीं जाएगी। वो साड़ी जो साड़ी मैं पहनी थी, वो साड़ी तकरीबन आप ये समझिए कि मैं उसको बहुत सँजो के रखी हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मुझे कितना मजबूत बनना है और किसी भी लड़की को कितना मजबूत बनना है। क्योंकि अगर जिसने जन्म दिया, ये पूरा अधिकार उस जन्म देने वाले को बनता है कि वो जन्म दिया तो वही मार सकता है। ये तीसरा व्यक्ति जिसने मुझे जाना ही नहीं, पहचाना नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो मुझे मारने की कोशिश किया और मैं उस चीज़ को सँभाल कर रखी हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है, मैं उसे देखती हूँ कि अगर मैं इसको जीत सकती हूँ, तो मैं कुछ भी जीत सकती हूँ। वहाँ से मैं निकल कर आकर और तब अपनी लाइफ़ की शुरुआत की थी और तभी मुझे लगा था कि अगर मैं ज़िंदा बच गई हूँ, तो मुझे कुछ करना है। मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और मैं अपने पिताजी को दिखाना चाहती थी, मैं अपने परिवार को दिखाना चाहती थी, जिस लड़की की शादी आप 7वीं क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास में करना चाहते हैं, जिस लड़की को लड़की समझते हैं और उसके लिए आप लड़का पैदा करते हैं, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। अब आप देख लीजिए कि जब मैं आ तो गई, लेकिन उस ज़माने में डिवोर्स फाइल नहीं होता था। उस ज़माने में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, ठीक है, ससुराल में नहीं रहेगी वो चलेगा, मगर वो डिवोर्स फाइल नहीं कर सकती है, वो कोर्ट नहीं जा सकती है। मैंने उसकी भी हिम्मत दिखाई। मेरे पिताजी ने बोला कि अगर आपको डिवोर्स करना है तो आप मेरे साथ नहीं रहेंगी। मैं उनका घर छोड़ी। मैं उनका घर छोड़कर मैं जहाँ काम करना शुरू की, मैं वहाँ रहना शुरू की और वहाँ से हमने लड़ाई लड़ी और मेरा केस, क्योंकि उस ज़माने में 2 वकील ने मुझे बोला कि आप रात को 8 बजे आना, मैं आपके केस को लिखूँगा। मेरे दिमाग में आया कि 8 बजे मेरे साथ तो कोई नहीं होगा, मैं 8 बजे उसके यहाँ जाऊँगी, पता नहीं मेरे साथ कुछ होगा। मैंने 6 महीना तक छोड़ दिया, बोला कि नहीं चलो ठीक है, जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर वो लोग बहुत परेशान करते थे, मेरे पिताजी को परेशान जब करना शुरू कर दिए, आके मेरे घर में घुस के कुछ-कुछ बोल जाते थे, बहुत गाली-गलौज कर जाते थे। तो हमने बोला, सब लोगों ने बोला कि भाई या तो आप चले जाओ उसके साथ, अब वो कुछ नहीं करेगा, नहीं तो आप कुछ डिसीज़न जो लेना है ले लो, नहीं तो आपके माता-पिता को वो लोग ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जो है तो हमारे ऊपर तो काफ़ी प्रेशर आने लगा। तो प्रेशर आने के बाद मैंने विजी को बोला, "विजी, ऐसे-ऐसे बात है, क्या करना है? आप बताइए, आप कुछ सहायता मेरी कीजिए।" उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि मैं आपको एक वकील देती हूँ। उस टाइम में जो वकील थे वो जेंट्स थे। उनका उन्होंने नाम दिया। मैंने उनको बोला कि सो मैम देखिए ना, ऐसे-ऐसे उनको फ़ोन किया था, उन्होंने बोला रात को 8 बजे आने। तो मुझे डर लगता है और मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बोली कि ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद एक लेडी थी, उनका वो मेरा केस पहला केस था बिहार में और वो एडवोकेट नई-नई बनी ही थी। तो और उस समय में आप सोच लीजिए, डिवोर्स फाइल करना, उसमें भी आपको डिग्री मिलना इतना आसान नहीं था। लेकिन जब उनके पास मैं गई तो उन्होंने पता नहीं कैसे तुरंत स्वीकार कर ली और बोले कि ठीक है, मैं आपका केस करूँगी और उन्होंने वो केस लिया। केस करने के बाद काफ़ी समय लगा, हमें लगता है कि लगभग 2 साल लगे और वो जो सो कॉल्ड हमारा जो पति था और उसके जो फादर थे, वो हमेशा ये धमकी देते थे कि जब कोर्ट आएगी उसी समय उसको मरवा देंगे, रास्ते में ही उसको उड़वा देंगे। तो मेरे साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं होता था और मेरे मदर फादर तो जा नहीं सकते हैं। मैंने उनको बाद में मना भी कर दिया कि आप मेरे केस में बिल्कुल आप मत आइए, नहीं तो वो सारे लोग हो सकता है कि वो आपके ऊपर भी प्रहार करेंगे और मैं अपना खुद देख लूँगी कि मेरे साथ क्या करते हैं। तो एडवोकेट भी बहुत समय में डर जाती थी, क्योंकि कई बार मैं नहीं जाती थी तो एडवोकेट के सामने वो लोग बोल देते थे। तब मेरी एडवोकेट को लगा कि वो कितना ज़ालिम होगा जो इंसान जज के सामने बोलने से नहीं चूक रहा है कि उस लड़की को तो कहीं भी हम मरवा देंगे, वो घर में कितना टॉर्चर करता होगा, वो किस तरीके का आदमी होगा, कितना वो समझिए साइको टाइप का आदमी है।
तो वो आके हमको बताती थी कि सो अच्छा किया आप नहीं गए, क्योंकि ऐसे-ऐसे वो बोल रहा सब बहुत साइको आदमी लग रहा है, कैसे आप 2 साल उसके साथ रहे? तो ऐसे बोल के वो पूरा 2 साल मुझे संघर्ष करना पड़ा। लास्ट में जो जज थे उस टाइम पे, उन्होंने जब पूछा कि आप बताओ, आप कैसे इसको रखोगे? तो उसने पूरा मेरे बारे में पूरा कहानी कह दिया, ये ऐसे करती, ऐसे करती, ऐसे करती, पूरा बोल दिया। जज साहब बोले कि सारा गलती तो इसी की है, आप दिखा रहे हो और इसको देख के ही ऐसा लगता है कि ये जितना बात आप बोल रहे हो ये तो कुछ करती ही नहीं होगी। ऐसा करो कि ये लड़की अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आप सोचिए उस ज़माने में उन्होंने मुझे देख कर ही 2 साल के बाद एक तरफ़ा डिसीज़न दिया और बोला कि नहीं आप इनको आपके साथ ये लड़की नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से वायलेट हो और वायलेशन कर रहे हो, आप कभी भी इसको मार सकते हो। आप तुरंत उस केस को ख़ारिज किया और हमारी डिग्री हुई। मैं वहाँ से अपना डिवोर्स लेकर आई। लेकिन आप ये समझिए कि ये डिवोर्स तो एक एक मामला था जो मैंने किया, पर मेरे समाज में ये डिवोर्स अपने आप में उस ज़माने में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़की पूरे उस ज़िले के पूरे बिहार में, उसमें भी वैशाली ज़िला, और मेरा जो कास्ट है उस कास्ट में वो पहला केस होगा जब हमने डिवोर्स फाइल किया था। और उस समय में लोगों को लगता था कि ये एक बहुत बड़ा काम है। मतलब कितनी ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, अपने पति का मार खाती हैं, ससुर से मार खाती हैं, घर में वायलेशन का शिकार होती हैं, हर तरीके से वायलेट होती हैं, लेकिन सिर्फ एक साड़ी, एक गहना, एक जेवर, इतने पे ही वो बिक के उसी घर में रहने को मजबूर हो जाती हैं। पर मैंने इसको स्वीकार नहीं किया और यही हमारे लिए उस टाइम में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज था। पर कुछ एक वर्ग के लोग ऐसे थे, हमारे चाहे वो परिवार के हों या समाज के लोग भी ऐसे थे, जो हमेशा चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मेरा बचपना देखा था, तो उनको ये पता था कि मैं कहीं से गलत नहीं हूँ और उन सबको लगता था कि इस लड़की की शादी ऐसे लड़के से कैसे हो गई। तो वो सब लोगों ने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया। बोला कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, अब उसको आप भूल जाओ, आप आगे बढ़ो। तो जब इस तरह की चीज़ें मेरे पीछे होने लगी तो मैं थोड़ी पढ़ाई अपना कंप्लीट की ग्रेजुएशन तक का, और पढ़ने के साथ-साथ जो है मैं म मेरे मुझे एक साउथ इंडियन महिला हैं थी विजी श्रीनिवासन, उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई इत्तेफ़ाकन, और वो आई थी साउथ से बिहार में वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ काम करने के लिए। तो उन्होंने एक संस्था बना के रखा था और उसके ऊपर काम चल रहा था। पूरे बिहार में उस टाइम पे वो अकेली संस्था थी जो काम कर रही थी। उन्होंने मुझे उसमें जोड़ा और जोड़कर वो मेरी पूरे सिचुएशन को देखा और बोला कि नहीं आपको अब किसी भी हाल में आगे बढ़ना है। तो वो अब नहीं रही, लेकिन उनका तो समझ लीजिए कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। मेरी टर्निंग पॉइंट्स वहीं से रही कि वो बिहार में आई, मेरा उनसे मुलाकात हुआ, मैं उनके साथ जुड़ी और उसके बाद फिर वापस पलटकर मैं नहीं देखी। संघर्ष तो काफ़ी रहे। फिर परिवार वालों ने, मेरे मदर-फादर भी नहीं चाहते थे कि इस तरह के, वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, मैं टीचर बन जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ, लेकिन इस तरह के कामों में ना जाऊँ कि गाँव में जाना है, गाँव में रहना है और पता नहीं रात को आ रहे हैं, सुबह को आ रहे हैं। तो एक अंदर से जो फीलिंग होता है पेरेंट्स का कि लड़की है और जा रही है, कहाँ से आ रही है, किसके साथ जा रही है, वो सारी उनके साथ थी। तो वो एक बैकग्राउंड मेरे साथ चल रहा था, साथ में उनके साथ संघर्ष चल रही थी। पर मुझे पता नहीं कहाँ से विजी के साथ मिलते-मिलते उनके साथ एक महीना रहते-रहते एक अंदर से ना एक अजीब-सी शक्ति, एक एम्पावर जैसा शक्ति आ गया और मैंने ठाना कि नहीं, अब मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना है, मुझे कुछ भी करना है, लेकिन मुझे अपने पैर पे खड़ा होकर, और हम जैसी चाहे जितनी लड़कियां सफर कर रही होंगी बिहार में, मैं उनके साथ खड़ी होंगी और उनके लिए काम करूंगी कि निरंतर जो मैं काम करती थी उसका एप्रिसिएशन या तो पेपर में निकलता था, लोग आपस में बात करते थे, बड़े बड़े जो मीडिया थे वो छापते रहते थे, क्योंकि उस जमाने में कोई लड़की बाहर नहीं निकली थी और काम नहीं कर रही थी, इन मुद्दों पे बात नहीं कर रही थी, और मैं उन मुद्दों के ऊपर बात कर रही थी, लड़कियों को सेव कर रही थी। लेकिन इस बीच में एक और टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मेरी जो जर्नी 33 साल की है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ और एकदम आराम से चलता हुआ है। ईश्वर ने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं और हर कदम पे मेरी परीक्षा ली। उस परीक्षा में मैं कोशिश करती हूँ कि किसी हाल में मैं पास कर जाऊं।
अभी तक प्रयास जारी है, पास कर रही हूँ, आगे देखती हूँ और कितना होता है। तो सेकंड मैरिज जब हमारी हुई है, वो लव मैरिज हुई है। डॉक्टर राजीव, जब मैं इस काम के लिए निकली थी, तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे और उसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने भी ज्वाइन किया और 1 साल के अंदर हमारी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद जब ये तय हुआ हम दोनों के बीच में कि हम लोग शादी करेंगे, तो वहाँ से एक संघर्ष और अलग से शुरू हो गया और वो संघर्ष था जातिवाद का, क्योंकि मेरी जाति अलग थी, उनकी जाति अलग थी और मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा डाइवोर्स हो चुका था और मैं उसके बाद इंडिपेंडेंट ये काम कर रही थी और वो उनकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड अलग था। तो ये संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ, पर उन्होंने कमिट किया था कि मैं अगर शादी करूँगा तो इससे करूँगा और नहीं तो फिर लाइफ में शादी नहीं करूँगा। और मुझे तो शादी करनी नहीं थी, क्योंकि वो शादी का एक नज़ारा हमने देख लिया था, तो मुझे शादी नहीं करनी थी। पर जब राजीव मिले तो मुझे लगा कि शायद इस धरती पे ऐसे भी इंसान होते हैं। तो वो संघर्ष मेरा 5-6 साल का चला, तो उन्होंने जो सपोर्ट किया वो उसका तो ख़ैर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर आज वो ज़िंदा होते तो शायद वो अकेला इंसान था जो बहुत प्राउड फ़ील करता, पर वो आज ऊपर से देख रहे होंगे और शायद इतने सालों बाद ये जो कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये पहला प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मैं शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये कहानी मैं इतना जनरल लोगों के बीच में कभी शेयर नहीं किया। वो बहुत खुश होते अगर आज होते तो, लेकिन जहाँ से भी वो देख रहे हैं शायद ये उनका ही पावर है, ऊर्जा है जो मुझे मिला है। हाँ, मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि आप सब मेरी लाइफ से जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सीखें कि एक लड़की का अंत वहाँ नहीं होता है जहाँ पर उसे मारा जाता है या मारने की कोशिश की जाती है या बलात्कार होता है या उसका शोषण होता है। उसकी लाइफ वहाँ से शुरू होती है। मेरी भी लाइफ वहाँ से शुरू हुई। एक व्यक्ति हमारे जीवन में आया और वो इतना सपोर्ट किया कि मैं उस सपोर्ट से अपने आप को पूरे इस बिहार नहीं, पूरे देश में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाई। और जब वो आज नहीं है, इसी जीवन में आप देख लीजिए मेरी पूरी जर्नी 33 साल की रही और उधर के 23 साल निकाल दीजिए जो हमारे बचपन और पढ़ाई के थे, वो 23 साल को और जोड़ दीजिए इस पूरे लाइफ में। जब वो आज नहीं है, फिर वो एक मुकाम आया जहाँ पर लगा कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अच्छा राजीव जी तो अब चले गए, तो सुमन जी तो अब फिर से अकेली हो गई। ऐसा कुछ लोग सोचे होंगे, नहीं भी सोचे होंगे, मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैंने अपने बच्चों को बोली, घर वालों को बोला, आप ये मत सोचिए कि आपका बेटा नहीं है, आपके देवर नहीं है या आपके भाई नहीं है, या हमने अपने मैके वाले को भी बोला, आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि राजीव जी नहीं है। राजीव जी मेरे साथ हैं, हर पल हैं, हमेशा हैं और उनकी ही क्षमता, उनकी ऊर्जा हमारे अंदर है कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें अभी रुकना नहीं है। उन्होंने जितने पेड़ लगाए थे, जितने तालाब बनवाए थे, जितने चीज़ों को उन्होंने सहेजा था, उन सब में वो दिखते हैं और हर काम के समय वो हमें हमेशा दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करते रहो। और उन्होंने जो 2 हीरे हमें दिए हैं, वो दोनों हीरे मेरे साथ हैं और दोनों मेंटली पूरी तरीके से दोनों बेटियाँ मेरे साथ हैं, सपोर्ट कर रही हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो ये दोनों बेटियाँ उस समाज को वही चीज़ दें जो मैं देती आई हूँ। मुझे नौकरी का कोई शौक नहीं है, खाने के लिए दाल-रोटी का जुगाड़ काफ़ी होता है, मगर किसी के चेहरे पे मुस्कान मेरी वजह से आ जाए और मेरे कामों की वजह से मेरी मुस्कान बनी रहे, यही बहुत बड़ी बात है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा
उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSGIS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।